अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक सोशो इकोनॉमिकल है। अ, मेरे पास लोग आते हैं, अपने प्रॉब्लम बयान करते हैं, जी हमारे साथ ये है, आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ़ कारोबारी मशवरे जो देते हैं वो बहुत अच्छे हैं और हम ये करना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कारोबारी मशवरे देने से मुल्क में चेंज आएगी? जब उनका बिहेवियर देखता हूँ मैं, तो मेरी ये राय होती है कि इस तरीके से चेंज नहीं आएगी। पहले बिहेवियर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरे पास एक साहब आए कि जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था, काम नहीं है, आपकी मेहरबानी, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, छोटे छोटे बच्चों का रोज़गार पैदा करना है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मुझे कोई काम दे दें। तो मेरा एक फार्म हाउस है मरी में, तो मैंने उसको, हालांकि मैंने अभी काम नहीं करवाना था, तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसको मैंने 1 लाख रुपया एडवांस दिया पे चले जाके वहाँ पे काम शुरू कर दे। लेकिन वो साहब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उसने कहा जी कि और पैसे भेज दें, क्योंकि मैंने मटेरियल ख़रीदना है। अब मटेरियल की जो पहले इनिशियल कॉस्ट थी वो सारी 60,000 के करीब आ रही थी। मैं हैरान था कि मैंने इसको 1 लाख दे दिया है, तो ये क्यों नहीं शुरू कर रहा। तो पता ये चला कि जनाब उन साहब ने, जैसे ही मैंने उनको 1 लाख दिया, तो उन्होंने वो तो जाके घर दे दिया कि जी ये आज की कमाई हो गई है। बीवी ने फटाफट शॉपिंग कर ली और वो पैसे ख़त्म। अभी काम शुरू नहीं हुआ और पहले से ही नफ़ा उठा के तो शॉपिंग कर ली। यानी पिंड वसया नहीं, चोर चक्के पहले आ गए। बस फिर मैं जब गया वहाँ पे और जाके देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो उसके पास पैसे नहीं थे, वो खा चुका था, काम अभी शुरू नहीं हुआ था। तो अब ये बताएं कि इस तरह के लोगों का कारोबार कैसे चलेगा। हमारे मुल्क की ये हालत है। हमारे मुल्क में असल में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत गंदा हो गया है। जो मुल्क ईमानदारी में 162वें नंबर पे हो और उम्रे में 1 नंबर पे हो, उस मुल्क की उस कौन ट्रस्ट करेगा उस मुल्क पे? उसकी आवाम पे कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन यहाँ आके फैक्ट्रियां लगाएगा? कौन किसी को पैसे देगा कि ये कारोबार कर लो मेरे साथ मिलके? यहाँ पे तो हर बंदा ही करप्शन में इन्वॉल्व है। जिस मुल्क का इंसदाद रिश्वतस्तानी महकमा जो है खुद रिश्वत लेता हो और रिश्वत लेके फैसले करता हो, तो वो उस मुल्क की क्या हालात होंगे। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला को भी रिश्वत देने से नहीं कतराते। यानी जो लोग अक्सरियत, यानी सारे नहीं, गरीब लोग भी बेचारे जा रहे होते हैं, बेवाएं भी जा रही होती हैं, वो तो अकीदत में जा रही होती हैं, सवाब के लिए जा रही, लेकिन अक्सरियत ऐसी भी है जो सारे गुनाह करने के बावजूद, लूट मार करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करने के बाद ये समझती है कि हम उम्रा करके तो सारे गुनाह सिफर कर देंगे, जीरो मीटर होकर वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। और ये सोचते हैं कि भाई अब मैं 50 साल का हो गया हूँ तो बाकी सारे गुनाह तो बख्शे गए, तो 50 से अगले दिन जो है वो मेरे नए लिखे जाएंगे और वो थोड़े होंगे, अगले साल फिर इसी पैसे से, लूट मार के पैसे से मैं उम्रा कर लूंगा और फिर वो ज़ीरो हो जाएंगे। जिन लोगों की जहनीत ये हो कि वो इस तरीके से काम करते हो, तो उस मुल्क के हालात ऐसे नहीं होंगे जैसे हैं, शायद इससे भी बदतर होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को दुरुस्त करना ही नहीं है, बिहेवियर इस तरह का है। आपको मैं 5-7 मिसालें देता हूँ। मैं कोई मुल्ला नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर सोचता हूँ कि यार इस कौम की क्या हालत है। यानी सुन्नत रसूल पे लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फ़र्क मुझे या मेरे जैसे और जो दोस्त हैं, उनसे कोई ये कहे कि जनाब एक 50 या 60 साल का बंदा है, तो 50 साल बंदे को आप अपनी बेटी देते हैं जो 24 साल की है, तो कहेंगे ना 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 ना, उम्र का बड़ा फ़र्क है। क्या सुन्नत रसूल ये नहीं है? हज़रत आयशा की, हुजूर पाक की उम्र में इतना फ़र्क नहीं था। उस वक्त आपका ईमान कहाँ जाता है? अगर कोई नौ मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है, वो मुसलमान हो गया ना।
क्या आप उसको अपनी बेटी दे देंगे؟ नहीं देते। नहीं जी, ये चूड़ा था, ये फलां था, ये पहले ईसाई था। भाई पहले था, आपके आबाओ अजदाद भी तो कभी नॉन मुस्लिम थे, आपने इस्लाम कबूल किया, या आपके बाप दादा किसी ने भी, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आप क्या पैदाइशी जो थे, यानी आपके आबाओ अजदाद शुरू से मुसलमान थे? भाई इस्लाम तो बाद में आया ना, पहले तो ईसाई और यहूदी और इस तरह के मज़ाहिब थे। तो हम उस वक्त इस्लाम पे अमल नहीं करते। हम जो कौम बुराई को बुराई ना समझे ही ना, मसलन रिश्वत को रिश्वत ना कहे बल्कि चाय पानी कहे, और बाकी नाम दे, मसलन ये है कि हराम की कमाई को ऊपर की कमाई कहे, तो उस मुल्क में क्या बिजनेस होने और क्या सारा। लोग देखते हैं कि वहां पे अवाम जो है वो कितनी ईमानदार है, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ना। तो आप तो अपने मुल्क में एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए हैं, कैसे चेंज आएगी? क्या कोई अल्लाह ताला कोई स्पेशल बंदा भेजेगा कि भाई इनको जाकर दुरुस्त करके आओ? आखिरी पैगंबर आए और चले गए, अब मजीद तो किसी पैगंबर ने आना नहीं है। तो अपने आप को खुद ही दुरुस्त करना है। आपके लिए किताब तो मौजूद है, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर बेटी का रिश्ता करना हो तो हम देखते हैं कि जी फलां बंदा तहसीलदार है, इसकी कमाई अच्छी होगी। हालांकि तहसीलदार की एक्चुअल जो तनख्वाह है वो तो बहुत थोड़ी है। एक थानेदार की तनख्वाह कितनी है? और हमारी कोशिश होती है कि इसको दे दें क्योंकि बेटी खुश रहेगी, पैसे की रेल पेल होगी। जब ऐसा होगा, पता होने के बावजूद कि भाई ये ऊपर का पैसा जो है ये हराम है, तो फिर भी हम एक्सेप्ट हराम खाने को तैयार हो जाते हैं, बेटी को भी हराम पे पालने को तैयार हो जाते हैं। अगर एक टीचर है जिसकी ऊपर की कमाई नहीं है, वैसे तो आजकल टीचर भी कार करा लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन एक टीचर अगर है जिसकी चांसेस कम हैं, तो उसको रिश्ता लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो बिहेवियर हैं इनको तब्दील करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें हो जाएंगी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। मैं 12 चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ, बल्कि 12 से भी ज़्यादा, 20 के करीब, जो बिजनेस आप करके तो अपना चूल्हा जला सकते हैं। लेकिन पहले रवैये तो दुरुस्त करें। आपके जो लोग बाहर गए हुए पाकिस्तानी, सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी तो नॉर्वे में है। बाकी इंग्लैंड में आप देखें कि दूसरा पाकिस्तान वहाँ लगता है हमें। मैं वहाँ रहता रहा हूँ, मैनचेस्टर चले जाएं, बर्मिंघम चले जाएं, आपको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, एक ख़ास कम्युनिटी, एक एरिया में तो टोटली पाकिस्तानी यानी आबाद होते हैं, एक ख़ास मोहल्ला या एक टाउन में। तो वो तो आपके उधर बिल्कुल ऐसे ही लगता है, लोग बोलते भी पंजाबी हैं, उर्दू बोलते हैं, तो वो चल रहा होता है। लेकिन क्या वो लोग भी आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो इधर रह रहे हैं, चाहे सगे भाई भी हों आप उनके? तो क्या उनको आप माफ़ कर देते हैं? क्या उनको लूटने में कोई कसर छोड़ देते हैं? और अब तो वो भी आजिज़ आ गए हैं कि आप लोगों के रवैये इस तरह के हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान पैसे भेजे तो कभी पैसा वापस नहीं आएगा, और अगर हम वापस आ भी गए पाकिस्तान तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कई मिसालें मैंने देखी हैं कि बेचारे वो आते हैं, और जब यहाँ आते हैं और जितने पैसे वो वहाँ से भेज रहे होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारे इतने जमा हो गए, और हमारा भाई जो है वो हमारे साथ कारोबार करेगा और हमें बुला लेगा और हम पाकिस्तान आ जाएंगे अपने बहन भाइयों के पास। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि वो सारे पैसे खर्च हो गए, दाएं बाएं इधर उधर। उसकी औ भगत ज़रूर की जाती है, उसको अच्छे पराठे पराठे खिला के दोबारा भेजा जाता है तैयार करके कि जा भाई मुर्गे अब दोबारा जा ज़िबा होने के लिए। तो इस तरीके से तो हम काम करते हैं, फिर रोते हैं जी हमें काम नहीं कोई देता, हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें? और अगर कोई पैसा किसी के पास है भी या बाहर से कोई भेज भी देता है तो उसको तरगीब इस तरह की दी जाती है कि आप प्लाट खरीद लें, प्लाट में दफन कर देते हैं सरमाए को। वो प्लाट जो आपने ख़रीदा उससे क्या प्रोडक्शन कोई आती है, कोई चीज़ उससे निकलती है?
क्या उससे मुल्क को कोई फ़ायदा होता है? जब मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा तो आवाम को भी नहीं होगा, आवाम भी भूखी ही मरेगी। और वो हालात आ गए हैं। आप देखें, ना प्रॉपर्टी बिक रही है, ना वो कंस्ट्रक्शन वाले जो थे, जो सरिये का काम करते थे, कोई रेत बेचता था, कोई पत्थर बेचता था, कोई सीमेंट बेचता था, उनके हालात जाके देखें तो सही। और अभी अभी भी अकल कर लें, प्रॉपर्टी मत खरीदें। ये जो बड़े बड़े गुर्गे थे, इनको डूबने दें, क्योंकि इन्होंने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सारे पैसे लपेट के। और वो आपकी असेंबली में 97% लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस करते हुए आते हैं। यानी एमपी एमएनए सारे जितने बन रहे हैं, उनमें 97% तो वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी से पैसा इतना कैसे जनरेट कर लेते हैं कि 25-30 करोड़ रुपया लगा के तो एक सीट पे इलेक्शन जीतते हैं। वो इसलिए कि कब्जा, ये वो सारा कुछ। तो इसलिए अब अल्लाह ताला की तरफ से आया कि मेरी या आपकी वजह से तो नहीं आया, आप तो अभी भी प्रॉपर्टी पे लगे हुए हैं। तो अब अल्लाह ताला ने इन पे अजाब नाजिल किया। अब अगले 8-10 साल, ये हो सकता है 15-20 साल, प्रॉपर्टी नहीं उठने वाली, क्योंकि आप खुद देख लें कि अब आम के पास रोटी के पैसे नहीं बचे तो घर कहाँ से खरीदी करोड़ों का। इक्का दुक्का जो लोग खरीद भी लेंगे तो उनका बिकेगा नहीं आगे, वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टी को जवाल आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। तो इसलिए अपना सरमाया महफूज रखें, अपने हाथों में रखें, और उसको बैंक में मत रखें, आप उसको इन्वेस्ट करें। पैसा जब रोलिंग में जाता है तो फिर पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। एक एक की चीज़ बिकी, दूसरे किसी ने फर्ज करें प्याज उगा लिया, प्याज अब एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल ज़रूरत भी है, वो देग वाले के पास जाएगा, शादी हाल वालों के पास जाएगा, और शादी हाल वालों जो है वो खाना पकाएंगे, लोग खाएंगे, कंज्यूम हो जाएगा, वहाँ से फार्मर को भी पैसा आया, जिसने आगे मिसाले मसूले बनाए उसको भी, कैटरिंग वाले को भी, शादी हाल वालों को भी, तो सबको पैसा रोलिंग में आ जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, प्लॉट लेके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी जिस तेज़ी से पैसा डी वैल्यू हो रहा है, मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में अगर 10 मरले का प्लाट लेना हो तो किसी अच्छी सोसाइटी में, तो वो 4-5 करोड़ रुपए का हो चुका है। और ये हो कैसा रहा है, ये नहीं है कि वो बायर इतने आ गए हैं, डिमांड सप्लाई का मसला है। घर बैठे लोग ऐसे ही कि अब ये इतने का हो चुका है, खुद रेट निकाल रहे हैं। बीवी कहती है कि नहीं 4 का नहीं, अब ये 4.5 का हो चुका होगा। शोहर कहता है नहीं नहीं, वो तो 6 महीने पहले था, अब तो ये 5 का हो चुका होगा। और घर बैठे ही उसका रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, सारे वेले बैठे हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये आधी कीमत पे आने वाली है प्रॉपर्टी, क्योंकि अब लोगों के पास उतना सरमाया नहीं है। ये मुल्क डूबने के करीब है, और जब डूबने के करीब है तो प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? क्या दूसरे मुल्कों से लोग आके इधर रहना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जो हमारे इक्का दुक्का भाई बाहर हैं भी, तो वो भी मोहतात हो चुके हैं, और अब ये प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीदेगा। और जो इदारे इसमें इन्वॉल्व थे, उनका भी जवाल आने का वक्त आ चुका है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ये आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करके नहीं देती। अब इसकी जगह पे अगर कोई फैक्ट्रियाँ लगी होती, कोई एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी गई होती, कोई वैल्यू एडिशन की गई होती, तो मुल्क खुशहाल हो सकता था, और इदारे ये काम आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इदारों के पैसे अपने नहीं होते, वो तो गवर्नमेंट के होते हैं। और गवर्नमेंट के पैसों से खेलना तो हमारे यहाँ बहुत आसान है, लेकिन चलें प्रॉपर्टी में तो ना खेलें, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में खेलें। खैर, ये तो एक अलमिया है, और मैं अकेला इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे बिजनेस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि जिससे करने से आपका चूल्हा जलता रहेगा। अगर चूल्हा बुझ गया तो फिर अफरा तफरी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। रोटी एक, खाने वाले 8 होंगे, और कभी एक बंदा उठा के रोटी अपनी तरफ कर लेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, वो उसके गले पड़ेगा। तो अब हालात तो वो आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त 4 बंदे जो हैं, 4 काम ये रुक जाएं तो मुल्क अभी भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। नंबर 1,
ख़वातीन अपनी बचत करनी शुरू कर दें। ये शादियों पे बेदरेग मत खर्चा करें, मस्जिद में निकाह को तरजीह दें। ये खर्चे जो कढ़ाई सिलाई, सिल में सितारे, जेवरात, नगीने और पता नहीं क्या क्या लग रहा है, इसको ख़त्म कर दें। ये आपको डबो रहे हैं। बाजार जाएं तो जितनी दुकानें हैं वो किस चीज़ की हैं? डेकोरेशन की। दुपट्टों पे सिल में सितारे। और दुल्हनों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन के लिए 1.5-2 लाख का लहंगा मत पहने, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो गरीब जो दुल्हन होगी, जो गरीब घर से होगी, उसका भी दिल करता है कि वो भी लहंगा इतना महंगा पहने, और फिर आप उस लहंगे को पहन के तो फेसबुक और यूट्यूब पे डाल रही होती हैं ताकि और करप्शन प्रमोट हो। तो ये चीज़ बंद कर दें। नंबर 2, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। नंबर 3, छोटे मोटे बिजनेस में, एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करें। अगर उसमें कोई लॉस होगा अभी किसी को तो वो थोड़ा सा होगा, लेकिन उससे मुल्क की तकदीर बदलेगी। प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो कारोबार में प्रॉफिट लॉस आपका होता है। और चौथी चीज़ और आखिरी चीज़, अपनी चीज़ों पे, अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें खरीदें। अगर नहीं खरीदना, चाहे चाहे क्वालिटी कम भी है, लेकिन उसको खरीदें। आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, लोगों को एक्सपीरियंस होगा और ठीक हो जाएगा काम। बाहर की चीज़ों को मत खरीदें। अभी भी पाकिस्तान की इंपोर्ट रुक जाए, अगर सिर्फ इंपोर्ट रुक जाए, बाहर से आई हुई चीज़ें रुक जाएं, तो जितना कपड़ा, जितना हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मेहनत कर रहे हैं, अफरादी कुव्वत बाहर है, जितने ये आपकी जो खेलों का सामान, सर्जरी का सामान, लेदर की जैकेट्स, ये वो जा रही हैं बाहर, इससे जो रेवेन्यू आता है वही काफ़ी है। हमें मज़ीद इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सियालकोट में मैं गया तो पता ये चला कि वहाँ के लोगों ने सियालकोट एयरपोर्ट खुद बनाया है अपने पैसों से। अच्छा, अब अगर एक शहर अपना एयरपोर्ट खुद बना सकता है, मोटरवे में पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी चीज़ों में, तो किस वजह से कर रहा है? बाकी शहर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सियालकोट से ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो वो चीज़ें बनाएं जो एक्सपोर्ट होती हैं। वज़ीराबाद के जैसे छुरियाँ चाकू पूरे मुल्क में जाते हैं, तो ये बाहर भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। गुजरांवाला के बर्तन जो हैं वो अफ्रीका में बहुत डिमांड है, लेकिन उधर कोई जाना गवारा नहीं करता कि काले रंग के लोग रहते हैं। अजीब मंतक है। आपका चावल अफ्रीका के, मैं क्योंकि अफ्रीका के 15-16 मुल्कों में घूमा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। आपके जूते जो हैं, चाइना के जूते वहाँ पसंद नहीं किए जाते। जो आपकी लेदर के जो जो पुरानी, जैसे खेड़ी जिसको कहते हैं, या पिशौरी चप्पल, ये बहुत मकबूल हैं। सिल्वर के बर्तन बहुत मकबूल हैं गुजरांवाला के। दूसरे बर्तन भी बहुत मकबूल हैं। आपकी टॉफ़ियाँ और बिस्किट बड़े मकबूल हैं, क्योंकि बिस्किट बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है पाकिस्तान में। ये बेच दें, इन चीज़ों पे तवज्जो दें। अगर आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया छोटी छोटी चीज़ों से अरबों डॉलर कमाता है, नीम के पत्ते बेच के, आपकी जो क्या क्या मिर्च मसाले बेच के, और ये चीज़ें तो हर घर में हो सकती हैं। इसके लिए तो बहुत बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। ये तो कॉटन इंडस्ट्री है, घरों में भी हो सकती है, और वहाँ पे भी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो मकबूल है, वो प्रोड्यूस कर रही है इतना। इसी तरीके से प्याज खुश करना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन जो बंदा भी मुझे कहता है जी वो मैं आपको दे दूंगा, यानी मेहनत नहीं करनी, पूरे पाकिस्तान मुझे ही प्याज देगा, तो मैं इतना बड़ा सरमायादार नहीं हूँ। मैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ कि भाई ये काम हो सकता है, तो इसमें कुछ और लोग भी इन्वेस्टर आ जाएंगे। पहले तो अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करें ना, उसके बाद अगर अपने मुल्क की भी ज़रूरत पूरी करेंगे तो ये कुछ इम्पोर्ट रुक जाएगी। वो भी उतना ही फ़ायदेमंद होती है इंपोर्ट को रोकना जितना एक्सपोर्ट करना फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाएं। आप और कई ऐसी छोटे छोटे, एलोवेरा जेल काफ़ी डिमांड है, पेस्टिसाइड खुद बनाना शुरू कर दें, इंपोर्ट रोक दें। तो ये चीज़ें तो हर बंदा कर सकता है,
मैं टेक्नोलॉजी भी दे रहा हूँ, लेकिन हर बंदा कहता है मैं आपको दूंगा। ये मसलन ये है कि एलोवेरा जेल भी मैं बेचूं, करेला खुश करके भी मैं बेचूं, प्याज भी मैं बेचूं, फिश के फिले भी मैं ही बेचूं, फिश फार्मिंग भी मैं ही कराऊं, श्रिम्प फार्मिंग भी मैं ही कराऊं, बाकी जो दूसरी मेरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे नीम ऑयल भी मैं ही बनाऊं, मैं ही बेचूं, मैंगो टॉफ़ी जो है मैं ही बनाऊं, मैं ही बेचूं। ये सारी चीज़ें क्या अकेला बंदा कोई कर सकता है? और हर बंदा मुझे फ़ोन जो करता है वो कहता है जी आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई प्याज वाली, मुझे बड़ी पसंद आई, मैं प्याज अगर 500-600 किलो बनाऊं तो मैं आपको किस एड्रेस पे भेजूं? अगर हर बंदा 500-600 या 1000 किलो मुझे भेजना शुरू कर देगा तो ये तो लाखों टन बन जाएगा। तो क्या मेरी कैपेसिटी इतनी है? भाई कुछ खुद भी कर लें, कुछ मार्केटिंग करें। यानी मैं अगर आपको रास्ता बता रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, आपको सीधे रास्ते चढ़ा रहा हूँ, और आप फिर घर बैठ के कहते हैं जी हम बस वो खुश करके आपके घर पहुंचा देंगे और हमें पैसे दे दें बस। भाई खुद मेहनत क्यों नहीं करते? किसी शादी हाल वाले के पास जाएं, कैटरिंग वाले के पास जाएं, शॉप वाले के पास जाएं। ये चीज़ें भी मैंने बतानी है कि ये कहाँ बिकता है। आपको नहीं पता, आप प्याज रोजाना खाते नहीं हो। किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, जहाँ पे हॉस्टलों में चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, इतनी खपत है। इससे ज़्यादा आसान काम क्या होगा कि प्याज खुश करना है, और प्याज हर घर की डिमांड है, और आप कहते हैं जी पता नहीं ये बिकेगा कहाँ। जब मैं बैंगन का तेल निकाल के कहता हूँ भाई ये लो घर में इस्तेमाल करो, नहीं नहीं आप ये बताएं ये बिकेगा कहाँ, हम आपके घर पहुंचा देंगे। यानी बैंगन भी का तेल भी मेरे घर, बैंगन का फुजला भी मेरे घर पहुंचाएंगे, प्याज भी खुश करके, करेले खुश करके, मटर खुश करके, सारी चीजें ला के मेरे घर फेंक दें। पहली बात तो यह है कि मेरा कोई इतना बड़ा घर नहीं है कि एकड़ों में हो, और दूसरी बात यह है कि अगर ये सारे काम मैंने करने हैं तो मैं जितना बाहर रह के कमा चुका हूं वो काफी है मेरे लिए। मैं तो घर बैठ के खा भी सकता हूं और वापस भी जा सकता हूं, मुझे तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपका है, कुछ मेहनत करें, कुछ जाएं, रिसोर्सेज ढूंढें, उसको किसी से डिस्कशन तो करें। वो करनी नहीं है, वो करें, आप करें जी, हमने कुछ नहीं करना, हम सोए पड़े हैं। और ऊपर से हालात ये हैं कि जिस मुल्क के अवाम 1 बजे दुकानें खोलें या 2 बजे दुकानें खोलें तो रहमत कहाँ से आनी है, बरकत कहाँ से आनी है? यानी अगर किसी को इमरजेंसी है भी तो वो पहले 12-1 बजे तक इंतज़ार करे। यानी अगर कोई जल्दी उठता है या अब सुन्नत रसूल पे अमल करता है कि फजर के बाद वो उठ के काम पे आ जाता है, तो आगे आगे पूरी जो है वो क्या कहते हैं उम्मत रसूल सोई पड़ी है। गोरे उठे हुए हैं, सुबह सुबह उठते हैं, मगरिब को ईशा के वक्त बंद। ये मुसलमान है जो उठते ही 2 बजे हैं, उसके बाद ऊँघते हुए आके दुकानें खोल लेते हैं और फिर कहते हैं जी रिस्क तंग है। तो तंग नहीं होना तो और क्या होना है मेरे भाई? फिर कहते हैं जी बिजली का बिल बहुत आता है। भाई जब करना ही काम रात को है, एयर कंडीशनर चलाने हैं, आप 12-1 बजे 2 बजे तक बाजार 3 बजे तक खोले रखेंगे, एयर कंडीशनर भी चलाएंगे, बड़ी बड़ी लाइटें जलाएंगे, तो बरकत कहाँ से आनी है? क्या बिल ज़्यादा नहीं आएंगे? फिर कैसी कौम है यार, अजीब बेवकूफ़ कौम है कि जो कुदरत की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाती, रात को अपने बल्ब जला के फिर गीला करती है जी कि वो जो है वो बिल बहुत आता है। और आधे तो वो हैं जो कुंडी लगा के तो बिल पूरा कर लेते हैं, चलें जी गवर्नमेंट को नुकसान दे दी। वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सब पे डिवाइड कर देती है इक्वली, और फिर बिल के रेट बढ़ने नहीं है। वापडा कभी प्रॉफिट में गया क्योंकि कुंडी लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चोरी करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हर बंदा ईमानदारी से दे बिल, और सिर्फ इतना ही कर लें, चलें ईमानदारी तो इस कौम में लाना मुश्किल है, इतना ही कर लें कि यार सुन्नत रसूल पे अमल कर लें, सुबह फजर के वक्त उठ जाए और काम दुकानें शुकानें खोल दें, और जैसे ही मगरिब बहुत बंद कर दें तो बिजली का बिल आएगा नहीं, खपत कम हो जाएगी। जब अल्लाह ताला रोशनी दे रहा है, एनर्जी आपके पास मुफ्त दे रहा है, तो आप उसको फ़ायदा भी नहीं उठा सकते, कोई सोच डेवलप ही नहीं कर सकते। पढ़े लिखे पीएचडी मेरे पास आते हैं और इतनी भी सोच नहीं होती कि हम कोई ऐसी चीज़ बना लें, कोई ऐसी सोच दे दें, कोई डिस्कवरी कर लें, कोई इन्वेंशन कर लें, कुछ मॉडिफिकेशन कर लें। चलो और नहीं कोई नई चीज़ बना सकते, पुरानी में कोई तब्दीली ले आए,
कैसी कौम, नाहल कौम, यानी हम नाइजीरिया से भी अब पीछे हो गए, लाहौल वाला कुवत। यानी नाइजीरिया करप्शन में बहुत आगे है, लेकिन हमने उसमें उसको पीछे छोड़ दिया। आदत हमारी इतनी बिगड़ी हुई है, लेकिन क्या करूं। सोच यही है मेरी कि मैं कुछ लोगों को चलें तब्दील कर लूंगा, वो आगे तब्दील करें, मेरी इस मिशन का हिस्सा बन जाए, इस तहरीक का हिस्सा बन जाए, लोगों को जगा दूं, छोटे छोटे कारोबार बता दूं। वरना है मुल्क तो आखिर अपना है ना, तो कुछ अपना रोल मैं जितना मैं कर सकता हूं मैं वो तो कर दूं। आप भी अपना अपना रोल अगर अदा करना शुरू कर देंगे तो सोए हुए कुछ जाग जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।